और नॉट बी और सी नैंड सी। लॉजिक गेट्स का सवाल है, तो एज आई डिस्कस्ड इन द क्लास के टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आप लोगों को अपने जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है, यू नीड टू ब्रेक दैट। अब जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए एंड बी। अच्छा, इसको छोड़ दो, नॉट बी और सी नैंड सी। सबसे पहले एक काम हम ये करते हैं, ये मेरे पास जो ए एंड बी है, इसके ऊपर मैं जरा अपना गेट अप्लाई कर देता हूँ। तो ये चले हम ए की तरफ, ये चले हम बी की तरफ, और ये लग गया है मेरा एंड गेट। अच्छा, अब एंड गेट के बाद और क्या लिखा हुआ है? और नॉट बी और सी। बी और सी के साथ नॉट है। ये मेरे पास आया मेरा बी गेट। और सबसे पहले तो काम ये करते हैं कि इसके ऊपर हम लगाते हैं एक और गेट। और गेट के साथ अ, अच्छा, यहाँ पे आपके पास सी भी कनेक्ट होगा। ये सी भी कनेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है नॉट गेट भी है। दिस इज अ नॉट गेट। और इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने और से। ए एंड बी और नॉट बी और सी और नैंड सी। ये आ गया आप लोगों का नैंड गेट। यहाँ पे एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले ये आ गया ए एंड बी, नॉट बी और सी, और का गेट लगाया, और आखिर में नैंड सी। इस सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके बाद क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इसका ट्रुथ टेबल भी बनाना है। और ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ये वर्किंग स्पेस दी हुई है, तो एक ट्रुथ टेबल भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ए और बी का क्या है? एंड है। चलो, ए और बी का एंड निकाल लेते हैं। बल्कि आप लोग अपने पास एक काम करो, इसका क्वेश्चन अपने पास खुद सॉल्व करोगे, फिर मुझे बताना। मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एक बनेगा आपके पास ए एंड बी, उसके बाद नॉट बी और सी। नॉट बी, बी के साथ लगाओ, और बी और सी। इसके बाद जो तुम लोगों का बी और सी आएगा, उसके ऊपर तुम लोग लगाओगे नॉट गेट। फिर जो बेटा नॉट गेट आएगा, उसके ऊपर दोबारा लगेगा और गेट। और फिर और गेट के बाद फाइनली तुम लोग निकालोगे नैंड।
नैंड किससे बनेगा? एक इसका और आएगा, और तुम लोग लोगे एक सी का। इस तरह ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। आइडेंटिफाई टू लॉजिक गेट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर कौन से ऐसे लॉजिक गेट्स हैं जो नहीं है? तो नॉट दिया हुआ है, लेकिन नॉर नहीं है और जॉर भी नहीं है। ये स्टेटमेंट इसमें नहीं है। ये पेपर आप लोगों के पास है अक्टूबर नवंबर 2021 का 1-2। ये मैं भेज देता हूँ, आप लोग इस टेबल को अपने पास कंप्लीट करके सॉल्व कर लीजिएगा सिमिलर तरह से। इसके बाद आई हैव अदर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पेपर एज वेल, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, opens an application on her computer, an interrupt is generated to inform the CPU, the central processing unit, that the application has been opened. Give three examples of when an interrupt signals could be generated. कब कब इंटरप्ट का सिग्नल जनरेट हो सकता है, जल्दी बताओ। जब यूएसबी कनेक्ट हो, यूएसबी या प्रिंटर। यस, यू कैन राइट इट राइट। लाइक यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि whenever you are correcting a keyboard or a mouse, or whenever a mouse button is clicked, a keyboard or माउस इज कनेक्टेड, इंटरप्ट का एरर आ जाएगा। और कब हो सकता है? अ प्रिंटर हैज अ पेपर जैम। अगर प्रिंटर के अंदर किसी किस्म का पेपर जैम हुआ तो एरर दे देगा। और क्या हो सकता है? अ प्रिंटर रन आउट ऑफ इंक। और कब आ सकता है? आपने किसी भी डिवाइस को कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट किया, इंटरप्ट आ सकता है। माउस का बटन क्लिक किया, इंटरप्ट आ सकता है। फोन या कोई सी भी किस्म की वीडियो कॉल चल रही है, इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी हो गई, प्रिंटर के अंदर पेपर जैम हो गया, फिर प्रिंटर के अंदर आउट ऑफ इंक हो गए, या इवन व्हेन यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर, तो दीज इंटरप्ट्स एरर कैन बी कॉस्ट। इंटरप्ट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एन एरर। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास में, और सिमिलरली मेरे पास कोई स्टूडेंट है, उसने एकदम से मेरी क्लास को इंटरप्ट किया। अब इंटरप्ट का मतलब ये है कि आपने मेरे लेक्चर को रोक दिया। तो हर कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐसा काम जो आपके प्रोग्राम को रोक दे, उसको आप कहते हो कि ये एक एरर है। लेकिन इस पेपर में हम इसको एरर नहीं कहेंगे, हम इसको इंटरप्ट कहते हैं। तो ये एरर्स आपके पास कब कब आ सकते हैं, बस ये लिखना है। इसके बाद बेटा बी पार्ट है। बी पार्ट में लिखा हुआ है कि स्टेट व्हाट वुड हैपन इफ इंटरप्ट सिग्नल्स वर नॉट यूज्ड इन अ कंप्यूटर। अगर इंटरप्ट के सिग्नल्स कंप्यूटर के अंदर यूज होते ही नहीं तो क्या होता? कोई बता सकता है इसका आंसर? देखो, मेरी क्लास चल रही है और मेरी क्लास के अंदर आपको कोई भी सवाल है तो आप लोगों ने मुझे इंटरप्ट किया, आपने कहा सर आई हैव अ क्वेरी। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने अपनी क्लास के अंदर से ये सवाल पूछने की सलाहियत खत्म कर दी, मैं बोलूं कि आप मेरी क्लास में सवाल पूछ ही नहीं सकते, आप लोग अगले दिन मेरी क्लास छोड़ के चले जाओगे। आप बोलोगे सर आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हमेशा हम रेज साइन करके पूछते हैं, आप बताते ही नहीं हैं। इसी तरह से अगर मेरा कंप्यूटर जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को बताना छोड़ दे, जब प्रॉब्लम्स पता ही नहीं चलेंगे तो उनको सॉल्व कैसे करोगे? एक ही डॉक्यूमेंट को बार बार प्रिंट कराए जा रहे हो, प्रिंट नहीं हो रहा, और कोई एरर भी नहीं आ रहा, तो हाउ वुड यू नो कि या तो मेरे पेपर में मसला है, या तो मेरे प्रिंटर में मसला है, या तो मेरी इंक खत्म है? So this is the reason that interrupts are given onto your computer system so that you know कि ये एरर क्यों आ रहा है, right? So is this clear all of you? किसी को कोई सवाल? कोई सवाल तो नहीं है बेटा? नो सर।
अच्छा, इसके बाद हम जरा आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका आंसर आप में से किसी को पता है तो प्लीज मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि जर्मेन यूजेस एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिंग ट्रांसमिशन व्हेन सेंडिंग डेटा यूजिंग द इंटरनेट। एक्सप्लेन हाउ एसएसएल प्रोटोकॉल यूजेस सिक्योर द डेटा फॉर ट्रांसमिशन। एसएसएल कैसे डेटा को सिक्योर करता है ट्रांसमिशन के लिए। 2 मार्क के लिए लिखना है। आई कैन सिंपली राइट के अगर आपके पास एक एसएसएल की एग्जांपल है तो एसएसएल इनेबल्स एन इनक्रिप्टेड लिंक। वो आपको एक इनक्रिप्टेड लिंक देगा आपके कंप्यूटर या ब्राउजर के बिटवीन। सो आई कैन राइट इट राइट हियर कि एन एसएसएल enables an encrypted link between the browser and web server। और क्या करता है बेटा एसएसएल? एसएसएल करता है इट इनक्रिप्ट्स द डाटा। ये डाटा को इनक्रिप्ट कर देगा बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन ऑफ योर एसएसएल सर्टिफिकेट। तो पहला पॉइंट के मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ये बताने के लिए कि एसएसएल एक इनक्रिप्टेड लिंक देता है आपके ब्राउजर और वेब ब्राउजर के बिटवीन। जैसे कि ये आपका जो है ब्राउजर है और ये आपका वेब सर्वर है, इस यहाँ पे जो कनेक्शन हो रहा है ये इसको इनक्रिप्ट कर देगा ताकि डाटा जो है आपका सिक्योर रहे। 1 मार्क मिल गया। दूसरी तरह ये काम ऐसे करेगा कि ये इनक्रिप्ट करा देगा डाटा को जो ऑथेंटिकेशन के ऊपर बेस्ड होगा एसएसएल सर्टिफिकेट की। ऑथेंटिकेशन तो आप लोगों को पता है, हम फेसबुक अपना लॉगिन करते हैं, इंस्टाग्राम लॉगिन करते हैं, वो बोलता है कि पहले मोबाइल पे ऑन करो, या कभी आपको कोड भेज देता है, या कभी कहता है कि ऑथेंटिकेटर से पूछो। तो ये सारी एग्जांपल जो ऑथेंटिकेशन की, लेकिन एसएसएल की बात हो रही है तो इट मींस दैट इट इज encrypting द डेटा बेस्ड ऑन दैट ऑथेंटिकेशन ऑफ द एसएसएल। इसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई एन ऑल्टरनेटिव प्रोटोकॉल दैट कुड बी यूज्ड फॉर सिक्योरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग एन इंटरनेट। अब हमारे सिलेबस में 2 सर्टिफिकेट्स है, या तो एसएसएल है। अगर इस पेपर के अंदर आता है कि एसएसएल के अलावा कोई और बताओ तो आप लोग किसका नाम लोगे? यू आर गोइंग टू नेम इट टीएलएस। टीएलएस स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। हम अपने दोनों लेयर यूज करते हैं, लेकिन दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं? यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन एएस और ए टू लेवल इंशाल्लाह। इसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि गिव 2 ways दैट अ यूजर कैन आइडेंटिफाई इफ अ वेबसाइट यूजेस सिक्योर ट्रांसमिशन और नॉट। दिस इज रियली सिंपल, कैन एनीवन आंसर? कैसे पता चलेगा बेटा कि सिक्योर है? HTTPS होता है सिक्योर वाली में, HTTP होता है वो जो एच सिक्योर टी नहीं टी पी होती। एस होता है तो क्या होता है? सिक्योर। यूआरएल begins with HTTPS। और क्या होता है? एक लॉक पैडलॉक सिंबल। सिंबल आता है। पैडलॉक सिंबल इज लॉक। और क्या आ सकता है? इट चेक्स दैट द सर्टिफिकेट इज वैलिड और नॉट। तो ये 3 चीजें जो हैं आपके लिए आ सकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक गेम है जिसके पास 3 स्क्वायर मैट्स हैं, जिसके 3 कलर्स हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। द प्लेयर विल सी अ कलर displayed on the screen and has 1 second to hit the mat that matches the color. If the player hits the correct mat within 1 second, a counter is incremented. When a player hits an incorrect mat, the game ends. The game uses sensors and microprocessors to determine if the player hits the correct mat within 1 second. Explain how the game uses sensors and microprocessors to count the number of times a player hits a correct mat within 1 second। इसका आंसर लिखना है 7 मार्क्स के लिए। कौन बताएगा?
कोई बता सकता है? सेंसर माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है अपने सिग्नल्स, माइक्रो प्रोसेसर हर वक्त काम कर रहा होता है, और माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल सेंड करता है कि लाइक क्या होना है, ये आई सबसे गेस। पहले तो ये है सवाल के अंदर कि आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट होगा। योर टाइमर इज स्टार्टेड। इसके बाद आप ये कह सकते हो कि प्रेशर सेंसर इज बीइंग यूज्ड। प्रेशर सेंसर आपके पास यूज हो रहा है। प्रेशर सेंसर इज बीइंग यूज। अब ये तो पता है ना कि वो यूज कैसे हो रहा है, वो आप लिख सकते हो कि जैसे ही किसी एक मैट पे वो क्लिक करता है वो सेंसर आपके पास यूज हो जाता है। फिर सेंसर क्या करेगा? सेंसर सेंड करेगा डेटा को किसके पास? माइक्रो प्रोसेसर के पास। फिर क्या होगा? अब यहाँ से आप लोग अपनी कहानी लिख सकते हो। एनल वो जो मैंने याद कराया था कि एनालॉग डेटा इज कन्वर्टेड यूजिंग एडीसी। आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर है वो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, कंपेयर्स द वैल्यू। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ डेटा इज इन रेंज, तो माइक्रो प्रोसेसर का काउंटर जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर डाटा रेंज के अंदर नहीं है तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। अगर डाटा जो है वो रेंज के अंदर है तो टाइमर दोबारा चल जाएगा। तो ये सारी लाइंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। और लास्ट में आप लिख सकते हो कि द टाइमर इज रीसेट एंड द होल प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इसका मैं आंसर भी दिखा देता हूँ। राइट हियर यू कैन सी कि सबसे पहले हम इसमें इन्होंने टाइमर स्टार्ट कराया, प्रेशर सेंसर लिया, सेंसर से डेटा सेंड करा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, एनालॉग हो गया। माइक्रो प्रोसेसर वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद अगर वो वैल्यूज हमारे पास मैच होती हैं, अगर डेटा मैच होता है तो माइक्रो प्रोसेसर टाइमर को स्टॉप कर देगा। अगर डेटा माइक्रो प्रोसेसर हम ये भी लिख सकते हैं कि चेक दैट इफ डेटा हैज कम फ्रॉम द करेक्टेड कलर मैच सेंसर। ये भी हो सकता है। ये चेक कर सकता है कि इफ चेक्स टू सी दैट इफ द टाइमर इज स्टॉप्ड इज less than 1 second or not, or if it is in range, it increments the counter. So you can write various points, but this is for 7 marks। 7 मार्क्स का है ये। तो जैसे कि तुम लोग 1 2 3 मार्क यहाँ से निकाल सकते हो, 4 5 6 यहाँ से निकाल सकते हो, और 7 8 यहाँ से, 7 यहाँ से निकाल लेना। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम? इसके बाद बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर it is noted that 5 statements are given about each devices। 5 statements दिए हुए हैं हर डिवाइस के बारे में। टिक टू सी इफ ईच स्टेटमेंट इज अप्लाइड टू अ 3D स्कैनर, बारकोड और क्यूआर कोड। सबसे पहले कह रहा है कि यूज द पोजिशनिंग एंड अलाइनमेंट मार्कर फॉर ओरिएंटेशन व्हेन स्कैनिंग। ये कौन सा होगा? पोजिशनिंग और अलाइनमेंट मार्कर ओरिएंटेशन के किस डिवाइस में होते हैं? बेटा क्यूआर पोजिशनिंग कोड। और आपके पास ओरिएंटेशन होते हैं आपके सिर्फ क्यूआर कोड के अंदर, क्योंकि क्यूआर कोड में एक इस तरीके का होता है ना, बॉक्स भरा हुआ होता है, और चारों कॉर्नर के ऊपर फिर वो शेप्स होते हैं। सेकंड में कह रहा है कि स्कैन द शेप एंड अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ये क्या होगा? 3D स्कैनर। फिर कह रहे हैं कि यूज रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम अ लेजर टू कन्वर्ट अ ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न इनटू अ बाइनरी। ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न की बात हो रही है तो ये आपके पास कौन सा आएगा? बारकोड।
यस, क्यूआर कोड भी हो सकता है। ये आपके पास आएगा बार कोड और ये आपके पास आएगा क्यूआर कोड भी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न है ना, वो दोनों में हो सकता है। इसके बाद है फोर्थ, कैन बी एन ईपीओएस, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, फॉर एग्जांपल अ सुपर मार्केट चेकआउट। सुपर मार्केट चेकआउट की एग्जांपल दी हुई है, ये भी आपके पास दोनों हो सकते हैं। और इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस बताओ कौन कौन सा है। तो तीनों होंगे डिवाइस। यस बेटा, इनपुट डिवाइस आपके पास तीनों ही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा हुआ है कि गिव वन सिमिलैरिटी बिटवीन कंपाइलर एंड ट्रांसमीटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या सिमिलैरिटी है। बेटा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर एक सिमिलैरिटी ये है कि बोथ चेक्स फॉर एरर, दोनों जो है आपके एरर निकालते हैं ना। और क्या हो सकता है, बोथ रिपोर्ट्स एरर एज वेल, चेक भी करेगा एरर के, रिपोर्ट भी करेगा। एक और भी हो सकता है, वो ये कि ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स में। फिर आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, सवाल के अंदर कहा हुआ है कि डिस्क्राइब टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दो डिफरेंस बताने और 4 मार्क्स का है। तो पहला डिफरेंस तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड execute the code line by line। मतलब एक एक लाइन बाय लाइन करके वो उसको कन्वर्ट करता है। whereas a compiler translates and executes the whole code in one go, एक ही बारी में पूरा कोड ट्रांसलेट कर देंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है, an interpreter does not produce an executable file, but a compiler produces an executable file। और क्या हो सकता है, इंटरप्रेटर जो है ना, वो जैसे ही कोई भी एरर मिलेगा ना, वहीं पे ही रुक जाएगा, बोलेगा कि पहले इसको सही करो फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन आपके पास जो आपका कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है, इन दी एंड पूरे एरर्स की रिपोर्ट निकाल देता है। ये भी लिख सकते हो। एक काम हम और भी कर सकते हैं, वो ये भी लिख सकते हैं कि एन इंटरप्रेटर अलाउ करेक्शन ऑफ एरर्स इन रियल टाइम। इंटरप्रेटर में क्या है यार, जैसे ही एरर आया वहीं पे ही आपने ठीक किया, चल मेरा भाई आगे चलेगा। मतलब रियल टाइम में, लाइव में, आप जैसे ही एरर मिला वहीं पे ठीक किया, आगे चले गए। लेकिन कंपाइलर क्या कर रहा है, वो हर एक कोड को पूरे ट्रांसलेट कर रहा है फिर बता रहा है। यू कैन टाइप दैट एज वेल। अच्छा, आगे आपसे कहते हैं कि आइडेंटिफाई वन अदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर एज वेल। ट्रांसलेटर बेटा 3 होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर की बात यहाँ पे नहीं हो रही, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, दैट द आंसर इज गोइंग टू बी योर असेंबलर। इसके बाद मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 के अंदर कहा हुआ है कि Sammy works for a finance company and has a laptop that he uses for his work. He has confidential data about customers. Sammy does not connect the laptop to any network. Sammy is concerned about his customers' confidential data being viewed by other person in his office. One method he used to prevent others viewing the data is encryption. Identify 3 methods that could be used to prevent the customers viewing their important information.
कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कोई बताएगा? आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तुम लोग कैसे सेव करोगे उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कि कोई और यूज ना करे? एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर, फायरवॉल। क्या कह रहे हो? फायरवॉल? एंटी मेलवेयर और बेटा एंटीवायरस। फायरवॉल नहीं हो सकता। सवाल के अंदर देखो उसने क्या लिखा है। उसने तो भाई अपने लैपटॉप को नेटवर्क से कनेक्ट किया ही नहीं ना। फायरवॉल तो तुम जब यूज करोगे जब उसको कनेक्ट करोगे। अरे सर। यस आसाद, यू आर राइट। आनिया कोई आंसर दो बेटा मुझे उसका जल्दी से। अच्छा सॉरी, आनिया नहीं दिया है। ओके ओके गुड, असाद तुम दो आंसर कोई। पासवर्ड्स दे सकते हैं बेटा, दो तीन और चाहिए। एक आपके पास हो सकता है, यू कैन ऐड अ बायोमेट्रिक डिवाइस। कंप्यूटर ओपन करने से पहले बायोमेट्रिक लगाओ जब भी कंप्यूटर ओपन होगा। यस बायोमेट्रिक्स। और यू कैन ऑल्सो यूज टू स्टेप वेरिफिकेशन एज वेल। टू स्टेप बोल लो, टू फैक्टर बोल लो। ये कंप्यूटर खुलेगा जब जब किसी भी सेकंड वे से ही अप्रूव होगा। अब दैट अप्रूवल could either be from the password that gets sent to your mobile phone, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन, सो यू कैन कंसिडर दैट। बी पार्ट में कह रहा है कि सैमी क्रिएट्स अ वीडियो फॉर द फाइनेंस कंपनी वेबसाइट दैट गिव्स द कस्टमर एडवाइस अबाउट देयर फाइनेंसेस। ही यूजेस लॉसी कंप्रेशन टू रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ द फाइल फॉर द वेबसाइट। गिव थ्री वेज दैट लॉसी कंप्रेशन कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल। अच्छा, तीन रास्ते बताने हैं किसके, लॉसी कंप्रेशन के बताने हैं जिसमें नुकसान हो रहा है। याद है ना, लॉस लेस में बताया था, लॉस लेस जैसे कि यूज लेस, कि आपका नुकसान नहीं होता। लॉसी है तो मतलब आपका नुकसान होगा। reduces quality, yes yes yes, that's perfect। the quality और resolution would be reduced। अच्छा और क्या हो सकता है? अननेसेसरी साउंड हटा सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइस वगैरह। बेटा ओके ओके, ये लिख जी सकते मैडम। हैं कि sounds not heard could be removed। और क्या हो सकता है? color depth could be reduced too। अच्छा फिर है गिव वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन। ड्रॉबैक क्या है? फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ट्रांसमिट करने डेटा में इज इंटरनेट लॉस्ट, ज्यादा लगेगा। और क्वालिटी इज रिड्यूस्ड। जो भी आपकी ओके। क्वालिटी रिड्यूस हो रही है आप उसको दोबारा से आप वापस भी नहीं कर सकते। यस दैट्स एक्सीलेंट आनिया, लॉस डेटा कैन नॉट बी रिकवर्ड, क्योंकि आपने उसको रिड्यूस कर दिया ना, तो आप दोबारा से उसको नहीं कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस के अंदर तीन टाइप्स ऑफ स्क्रीन है, कैपेसिटिव है, इंफ्रारेड और रेजिस्टिव है। अब ये आपके पास कह रहा है कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई है, और टर्मिनोलॉजीज के बाद कहा गया है कि सबसे पहले इन डैश टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रेजेंट ऑन द टच सरफेस। बेटा जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात होगी तो आप अपने पास किसका नाम लोगे? कैपेसिटिव की। मैंने तुम लोग क्लास में शायद पढ़ाया हुआ, कैपेसिटिव की मतलब है कैपेसिटेंस। हमारे पास हमारा पंखा लगा हुआ होता है, उस पंखे को कंट्रोल करने के लिए स्विच बोर्ड में होता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या करता है, उसको फुल कर दो तो पंखा तेज हो जाता है, लेकिन ये होता कैसे, अगर फुल हुआ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हुई पंखा तेज हो गया। कैपेसिटर को बिल्कुल लो किया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हुआ तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई। तो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की फील्ड की बात होगी आप अपने पास क्या लिखोगे? कैपेसिटिव। फिर कहता है कि द डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूजर कॉज अ डैश इन दिस फील्ड। अब नाउ इट्स अप टू यू,
you can either write conductive or you can either write capacitive as well. So I'm writing here the capacitive property of a user. Capacitive लिखो या conductive लिखो, एक ही बात है. Properties of a user causes a change in the field. The dash of the user's touch can be calculated. Circuit, the change of the user's touch can be calculated. In dash touchscreen technology, a user pushes the top of the layer and makes it connect with the bottom layer. अच्छा. Capacitive conductive change. अब हम इन द फील्ड द चेंज भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं. इसके बाद है कि द डैश टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी. अब ऐसी कौन सी टच स्क्रीन है कि जिसमें यूजर टॉप स्क्रीन को टच करेगा और वो कनेक्ट करेगा अपनी बॉटम से लेयर से. तो जब भी आपके पास इसकी बात होगी, सो दिस इज टू बी अ रजिस्टिव टच स्क्रीन. रजिस्टिव टच स्क्रीन में यही होता है कि जो आपका यूजर है वो टॉप स्क्रीन के ऊपर प्रेस करता है और फिर वो आपकी बॉटम लेयर से कनेक्ट होती है एंड इट कंप्लीट्स अ circuit. This type of touch screen is cheaper to manufacture.